नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सबको सुबह का नमस्कार। आखिरकार नीतीश कुमार को लेकर सियासी हलचल अब फिर एक बार तेज हो गई है। ये मैं लगातार अपने वीडियो में आपको बता रहा हूँ कि नीतीश कुमार को लेकर सियासी सरगर्मियाँ तेज हो गई हैं। और अब आप देखिए कि हम पार्टी के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने एक बयान देकर सनसनी फैला दी है। जीतन राम मांझी ने कहा कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की जो यह मुलाकात थी, वो मुलाकात कुछ यूं ही मुलाकात नहीं थी, इसके बड़े संकेत हैं। वेट कीजिए, अगले कुछ दिनों में बड़ा सियासी हलचल होगा। ये कहना है जीतन राम मांझी का। जीतन राम मांझी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और इस समय एनडीए के अहम घटक दलों में से एक हैं। जीतन राम मांझी को एक समय नीतीश कुमार का करीबी भी माना जाता था। नीतीश कुमार ने ही उनको मुख्यमंत्री की बागडोर उनके हाथ में सौंपी थी। हालांकि कुछ ही दिन बाद उन्होंने ये बागडोर वापस ले ली थी, क्योंकि नीतीश को बिना मुख्यमंत्री के रहने की आदत नहीं थी। पावर का जो खेल होता है वो नीतीश कुमार हमेशा अपने हाथ में रखते हैं। और लिहाजा इस मुलाकात के बाद से अगर आप देखें तो बिहार में एक तरह से सियासी भूचाल मच गया है। आरजेडी, जेडीयू और सीपीएम, कांग्रेस, ये चारों गठबंधन जो है वो आपस में लगातार बैठक करने की बजाय इंडिविजुअल बैठक कर रहे हैं। आरजेडी अपने विधायकों, बूथ कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रही है, तो नीतीश महामंथन कर रहे हैं। और इस महामंथन में एक और बड़ा ट्विस्ट आ गया है। इस महामंथन में एक ट्विस्ट ये आ गया है कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेडीयू के ललन सिंह, वो इस मीटिंग में नदारत रहे हैं। सोचिए, इतनी बड़ी मीटिंग, इतना बड़ा महामंथन, इसको लेकर 13-14 सितंबर को दिल्ली में कोऑर्डिनेशन कमेटी की बड़ी बैठक होने वाली है। और उस कोऑर्डिनेशन कमेटी के ललन सिंह और तेजस्वी यादव दोनों मेंबर हैं। एक जेडीयू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और एक आरजेडी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन इन सब के इतर जब जेडीयू की बैठक हुई तो ललन सिंह नदारत रहे। नीतीश कुमार से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ललन सिंह नालंदा और बाकी जगह रैली कर रहे थे, लिहाजा भीगने की वजह से वो बीमार पड़ गया और नहीं आ पाए। लेकिन यह बात गले से उतर नहीं रही है, क्योंकि अगर आप बीमार हैं, अगर आप नहीं आ सकते तो आप अपनी उपस्थिति किसी भी माध्यम से, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, टेलीफोन के माध्यम से जरूर दर्ज कराते हैं। लेकिन आपकी अनुपस्थिति बहुत कुछ कहती है। खैर, हम इस पर बाद में चर्चा करेंगे। हम अभी बात कर रहे हैं जीतन राम मांझी की, जिसने एक सियासी हलचल पैदा कर दी है। दरअसल आपको, जैसे कि मैं पहले भी जानकारी देते आ रहा हूँ अपने वीडियो में, कि नीतीश कुमार की आप इस तस्वीर को देखिए। नीतीश कुमार की ये जो तस्वीर है, ऐसा शायद ही होगा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के सबसे ताकतवर आदमी, मतलब दुनिया के सबसे ताकतवर आदमी, माफ कीजिएगा, जो बाइडेन के सामने नीतीश कुमार को लेकर खड़े होते हैं और साथ में हेमंत सोरेन खड़े होते हैं और उनको, नीतीश कुमार को जो बाइडेन से मुलाकात कराते हैं। यह मुलाकात बहुत मायने रखता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये संदेश देना चाहते हैं कि उनके मन में नीतीश को लेकर कोई ऐसी दुर्भावना नहीं है। अगर ऐसी दुर्भावना होती तो वो इतने बड़े आदमी के साथ सामने नीतीश कुमार को लाकर बातें नहीं करते। इसके अलावा जो नरेंद्र मोदी ने सबका मन मोह लिया है और बिहार में एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, वो ये पड़ेगा कि नालंदा यूनिवर्सिटी को उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय पहचान दे दी है। अंतर्राष्ट्रीय पटल पे उसको दिखाना, उसके बारे में बताना, यह एक बहुत बड़ा मैसेज दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और नालंदा विश्वविद्यालय के जीर्णोद्धार कराने में नीतीश कुमार सबसे आगे रहे हैं। लिहाजा यह बात नीतीश कुमार को भा गई है और नीतीश कुमार यह जानते हैं कि उनकी कद्र सिर्फ और सिर्फ एनडीए में है। ये कई बार भी आपको जो घटनाक्रम है उससे आपको समझ में आ गया होगा। वो घटनाक्रम ये है कि आप देखते जाइए कि लालू यादव लगातार नीतीश को दरकिनार करते जा रहे हैं। आप देखिए कि जिस कोऑर्डिनेशन कमेटी में तेजस्वी यादव हैं, उस कोऑर्डिनेशन कमेटी में नीतीश कुमार को जगह नहीं दी गई है, लेकिन झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जरूर जगह दी गई है। इसकी वजह भले लोग नहीं समझ पाए, लेकिन इसकी बड़ी वजह यह है कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने अपने बेटे को राष्ट्रीय पहचान देने के लिए उस कमेटी में मेंबर बनाया। नीतीश भी इस बात को भली भांति समझ रहे हैं, लेकिन वो करे तो क्या करे, क्योंकि नीतीश ने वो कह दिया है कि न लाजे भवे छोड़स न सवादे भसुर छोड़स ना। यानी लाज के मारे भवे बोल नहीं पाती और सवाद के मारे भसुर जो है छोड़ नहीं पाता है। यह हाल हो गया है नीतीश कुमार का।
और जब ऐसी ऐसी हालात हो जाए तो ऐसे हालात में क्या होता है, ऐसे हालात में आदमी की मनोस्थिति, मनोदशा वो होती है, वो बिगड़ जाती है, वो खराब हो जाती है। आदमी ये समझ नहीं पाता है कि वो करे तो क्या करे। नीतीश कुमार मेगा मंथन कर रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार को भी यह पता है कि जेडीयू में बिखराव की संभावना बहुत ज़्यादा है। लिहाजा वो बूथ स्तर के कर्मचारियों से, बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से, विधायकों से, सांसदों से मुलाकात कर रहे हैं, क्योंकि यह सबको पता है कि INDI को एक मजबूरी का गठबंधन माना जा रहा है। सिर्फ एक सूत्री कार्यक्रम है कि बीजेपी को हराना है, लेकिन यह सिर्फ मीडिया में दिया गया बयान है। उनके मन के अंदर यह कहीं ना कहीं बैठा हुआ है कि बीजेपी को हराना तो छोड़िए, बीजेपी के आसपास जाना भी बड़ा मुश्किल है। और मैं ये यूं ही नहीं कर रहा हूं, इसका एक कैलकुलेशन आप देखिए कि जिस 16 सीटों पर जेडीयू जीती थी उस समय बीजेपी का साथ उनको था। लिहाजा उन 16 सीटों को अपने पास बचा के रखना यह नीतीश कुमार के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। उसके बाद जो सबसे बड़ी चुनौती है कि आरजेडी का कोई भी रिप्रेजेंटेटिव लोकसभा में नहीं है, यानी कोई भी सांसद नहीं है। लेकिन आरजेडी चूंकि सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी है वहां पे विधानसभा में, इसलिए वो अपनी दावेदारी पूरी रखेगी, वो नीतीश कुमार से कम सीट पे मानेगी नहीं। उधर CPIM के जो दीपांकर भट्टाचार्य हैं, उन्होंने 9 सीटों पे दावा ठोक दिया है, यानी 16-16 32 और 9 41 सीट 40 है। कांग्रेस 5 से 6 सीट पे अड़ी हुई है। अब जब इनके अंदर सीट फॉर्मूला को लेकर ही अभी तक कोई निर्णय तय नहीं हुआ है, और यह लिहाजा चूंकि दोनों में से कोई अपनी सीट को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। और आप ध्यान दीजिए, मैं आपको फिर ध्यान देता हूँ, तेजस्वी यादव ने बहुत स्पष्ट कहा था मुंबई में कि जिस पार्टी के सांसद ज़्यादा होंगे, जिस पार्टी के सांसद लोकसभा में चुनाव लड़के आएंगे और जिसकी जीत होगी, वही ना प्रधानमंत्री का चुनाव करेगा जी। ये बात तेजस्वी यादव ने कहा था। इस बयान के मायने हैं, वो जानते हैं कि दावेदारी बराबर होगी। आरजेडी को यह पता है कि इन 16 सीटों पर जो जेडीयू की जीत हुई थी उसमें बड़ी भूमिका बीजेपी की थी। बीजेपी ने वहाँ सेक्रीफाइस किया था और सेक्रीफाइस करके नीतीश को आगे रखा था। नीतीश का मनोबल बढ़ाने के लिए बराबर बराबर सीट की बंटवारा हुई थी। आप इसके इतर देखिए, एनडीए में सीट बंटवारा को लेकर बहुत क्लियर कंसेप्ट है। बीजेपी जो है पिछली बार भी 2019 में 30 सीटों पर लड़ी, टोटल मिला के इस बार भी वो 30 सीटों पे लड़ेगी चुनाव। और 30 सीटों पे चुनाव लड़ने का मतलब 30 सीटें इसलिए मैं कह रहा हूँ लड़ी थी कि चूंकि उसे बाकी दलों को भी जो सीट है उसको मिलाकर मैं कह रहा हूँ। इंडिविजुअल सीट जो था आप देखेंगे तो उन 30 सीटों में उसका फॉर्मूला बिल्कुल तय है। 30 पे वो लड़ेगी, फिर वो रामविलास पासवान की पार्टी और उनके चाचा की पार्टी में कोई वैसा मतभेद नहीं है, 6 सीटें देने को तैयार है। हम पार्टी को 1 सीट मिलेगी। सो लिहाजा उनके यहाँ बंटवारे का क्लियर फार्मूला जो 2019 में फार्मूला था, वो फार्मूला वो यहाँ भी अपनाएंगे। क्योंकि 30 सीटों में उस समय जेडीयू और वो दोनों साथ में थे, इसलिए 30 सीटों को अपने पास रखेंगे वो। लिहाजा बीजेपी के पास सीट फार्मूला और सीट डिस्ट्रीब्यूशन को लेके कोई झंझट नहीं है। लेकिन आप देखिए विपक्षी दल में जिस तरह से बिखराव चल रहा है, आप देखिए जिस तरह से उनमें मतभेद चल रहा है, और आप समझिए, खुद समझिए इस चीज़ को कि आप देखिए कि पंजाब में आम आदमी पार्टी कांग्रेस साथ लड़ने को तैयार नहीं है। मध्य प्रदेश में जो है आम आदमी पार्टी खुद ही लड़ रही है, राजस्थान में खुद ही लड़ रही है, छत्तीसगढ़ में उसने खुला विरोध किया, खुद लड़ रही है वो। फिर कहा है कि गठबंधन, कहा है कि एकता। जब आपके अंदर सीट बंटवारे को लेकर, अच्छा पंजाब में तो लोकसभा की सीट की बात हो रही है, 13 लोकसभा की सीटें हैं, उस पर कह रही है आम आदमी पार्टी की हम सारी सीटों पर खुद लड़ेंगे, क्योंकि उसको अपनी छवि का डर है। उसकी बड़ी वजह यह है कि आम आदमी पार्टी का एग्जिस्टेंस ही कांग्रेस का विरोध करके है। लिहाजा अगर वो कांग्रेस का समर्थन करती है तो वो फंस जाएगी। उसका जो जनाधार है, जो उसका सीट, विनिंग सीट है, वो भी वो लूज कर जाएगी। अगर आप इस लिहाज से देखें तो वहाँ मतभेद है। अभी 14 तारीख को कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग होगी दिल्ली में। इसमें क्या सीट फॉर्मूले को लेकर बात चलने वाली है, क्योंकि विपक्ष ये मैसेज देना चाह रहा है कि वो काम बड़ी तेजी से कर रहा है, लेकिन उसको ये पता नहीं है कि वो जिस चुनाव को लेकर, लोकसभा चुनाव को लेकर एकजुट हो रहा है, उसकी आड़ में विधानसभा चुनाव में उसको भारी नुकसान हो सकता है। राजस्थान में कांग्रेस अपने आप को मजबूत साबित कर रही है, लेकिन बीजेपी लगातार वहाँ सेंधमारी कर रही है। और राजस्थान का यह फॉर्मूला है कि 1 साल बीजेपी, 1 साल कांग्रेस, तो इस बार टर्न बीजेपी का है। अगर मान लीजिए बीजेपी वहाँ जीत के आती है तो जो एक कमाऊ स्टेट है वो कांग्रेस के हाथ से चली जाएगी। छत्तीसगढ़ में बीजेपी पुरजोर कोशिश कर रही है आदिवासियों को एकजुट करने की कोशिश को। आदिवासी बहुल एरिया है, ओबीसी बहुल एरिया है, लिहाजा वहाँ बीजेपी लगातार जो है वो आदिवासी कार्ड को खेल रही है।
आप देखिए कि इस देश की राष्ट्रपति जो सबसे उच्चतम पद था संवैधानिक रूप से, वो उसकी कमान एक आदिवासी के हाथ में है। यह एक बड़ा मैसेज मोदी ने पहले ही दे दिया था, आज से साल भर पहले, 8 महीना पहले बड़ा मैसेज दिया था पिछले साल राष्ट्रपति मुर्मू को राष्ट्रपति बनाकर। सो लिहाजा बीजेपी अपनी फील्डिंग, अपना वर्किंग स्टाइल लोकसभा चुनाव के मोड में वो साल भर 1.5 साल पहले से है। अब बिहार में भी वो एग्रेसिव मोड में है, लगातार गृह मंत्री अमित शाह जो है वो रैली कर रहे हैं, लगातार वो जेडीयू पे हमलावर हैं, आरजेडी पे हमलावर हैं, और उन सब के बीच जीतन राम मांझी का यह बयान कहीं ना कहीं बहुत कुछ इंडिकेट करता है। इसके पहले अठावले ने भी नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद कहा था कि नीतीश कुमार एनडीए में कभी भी आ सकते, कभी भी उनकी वापसी हो सकती है। और जिस तरह से आप इन तस्वीरों में देखिए, जिस तरह से एटीज हो के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने नीतीश कुमार एटीज मतलब बहुत आराम से, इनका बॉडी लैंग्वेज आप देखिए, बहुत आराम से बात कर रहे हैं। और जिस तरह से मोदी नीतीश कुमार को जो बाइडन से इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, ये बहुत मायने रखता है, क्योंकि तस्वीरें बहुत कुछ बोलती है, बॉडी लैंग्वेज राजनीति में बहुत कुछ बोलती है। मैं लगातार कहता हूँ, मैं ये लगातार इस बात को मैं चूंकि मैं अध्ययन करता हूँ, मैं 20-22 साल से लगातार राजनीतिक पत्रकारिता को मैं कवर कर रहा हूँ, उसको देख रहा हूँ, तो मुझे इस बात का अंदाजा कि यह बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ कहता है। मुमकिन है कि चुनाव के दरमियान, चुनाव के बाद भी बहुत सारा समीकरण बदल सकता है। ममता बनर्जी भी इस मीटिंग में आई थी, ममता बनर्जी भी मिली हैं सभी लोगों से। यह एक बड़ा प्लेटफॉर्म था जिसमें मोदी ने उन सब अपने लोगों को मिलवाया है जो उनके कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में करीबी रहे हैं या उनके मन में अभी भी कहीं ना कहीं करीबी हैं। हेमंत सोरेन को भी उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया। यानी कहीं ना कहीं बीजेपी कोई बड़ा खेल कर रही है, जिसका अंदाजा शायद INDI विपक्ष को भी कहीं ना कहीं किसी रूप में है। इसीलिए ताबड़तोड़ जो है विपक्ष मीटिंग कर रहा है, अपने आप को फॉर्मुलेट कर रहा है या बताने की कोशिश कर रहा है कि सारे विपक्ष एकजुट हैं। आप लगातार देखिए, कैंपेन कमेटी की मीटिंग होगी मिलाप बिल्डिंग दिल्ली में IITO में, इसके बाद कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग लगातार हो रही है, फिर इसके बाद से चौथी बैठक होगी इन लोगों की। तो यह बैठक जो है यह बता रहा है कि आने वाले चुनाव में जो है वो भले ही इनकी तैयारी दिख रही हो, ये शो कर रहे हो, तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर इनके अंदर बहुत बड़ा बिखराव है। और ये बिखराव जो है वो सीट फॉर्मूले को लेकर, चूंकि क्षेत्रीय पार्टी ये नहीं चाहती हैं कि कोई राष्ट्रीय दल उनके क्षेत्राधिकार में इंटरफेयर करे और जिसके बाद उनका अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। एक्चुअली अस्तित्व खतरे में बीजेपी की वजह से नहीं, कांग्रेस की वजह से आने वाली है, क्योंकि कांग्रेस राष्ट्रीय दल है और ये जितने भी पार्टियां वो क्षेत्रीय स्तर पर मजबूत हैं। लिहाजा अगर कांग्रेस इसमें आती है तो क्षेत्रीय पार्टी जो है वो कमजोर हो जाएंगी। अगर क्षेत्रीय पार्टी अपना जनाधार कमजोर कर देंगी, अपना उनके अस्तित्व पर सवाल हो जाएगा, फिर वैसी स्थिति में वो जो जिन राज्यों पे वो चुनाव लड़के जीतती हैं, चाहे उनकी सरकार बनती है, वो सरकार नहीं बन पाएगी। लिहाजा नीतीश कुमार को यह लेके बहुत बेचैनी है, वो समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर करें तो क्या करें। नीतीश कुमार के अंदर, जेडीयू के अंदर यह बिखराव भी है। बीजेपी और आरजेडी दोनों निगाह बना के बैठे हुए हैं, क्योंकि अगर जेडीयू टूटती है और अगर आरजेडी भी टूट जाती है तो वो सारे विधायक बीजेपी में शामिल हो जाएंगे और फिर बिहार की कमान जो है वो बीजेपी के हाथों में चली जाएगी। बीजेपी के साथ यह समीकरण फिट भी बैठ रहा है, क्योंकि बीजेपी चाहती भी है कि वो अब बड़े भाई की भूमिका में आए, जहां जहां वो छोटे भाई की भूमिका में थी। जैसे महाराष्ट्र में अब बीजेपी जो है मुख्य भूमिका में है। महाराष्ट्र में बीजेपी जो है वो निर्णायक में है, भले शिवसेना के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन निर्णय जो है वो बीजेपी ले रही है, क्योंकि उसकी दावेदारी मजबूत है। शिवसेना टूट चुकी है, और जब टूट होती है तो मजबूत वो होता है जिसने पार्टी को तोड़ा है। एनसीपी टूट गई है, एनसीपी में खुद बिखराव है। एनसीपी के शरद पवार के भतीजे एक तरफ बीजेपी में शामिल होकर मंत्री बन गए हैं। शरद पवार लगातार जो है वो मोदी के टच में भी रहते हैं। आप देखिए, पिछले 2 महीने पहले पुणे में जब बैठक हुई थी तो एक साथ मंच पे नरेंद्र मोदी और शरद पवार आए थे। शरद पवार ने नरेंद्र मोदी के पीठ थपथपाया था। लिहाजा यह बॉडी लैंग्वेज बहुत मायने रखता है और यह संकेत दे रहा है कि आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव में बहुत बड़ा खेल होने वाला है। और नीतीश का कहीं ना कहीं मन जो है वो बदल गया है। नीतीश ये जान रहे हैं कि अगर उनको राजनीति में लंबा रहना है तो उनको बीजेपी के साथ हर हाल में चाहिए, लेकिन वो कुछ शर्तें हैं जिसकी वजह से वो एनडीए में शामिल नहीं हो पा रहे हैं। हालांकि वो लगातार संकेत दे रहे हैं, अटल बिहारी वाजपेयी के समाधि स्थल पर जाके उनको श्रद्धांजलि देना, राष्ट्रपति के न्योते पर आकर मिलना और प्रधानमंत्री से 20-22 मिनट बात करना, यह सारा इंडिकेशन है कि नीतीश का मन जो है, नीतीश का बॉडी लैंग्वेज है, वो अब भी एनडीए से जुदा नहीं हो पाया है। वो महागठबंधन में असहज हैं और असहजता की वजह यह है कि जिस बूथ स्तर पे नीतीश कुमार लड़ नहीं पाते हैं, जिस बूथ स्तर को मैनेज नहीं कर पाते हैं, उसमें बीजेपी माहिर है। उसमें गृह मंत्री अमित शाह माहिर हैं। आप कोई भी चुनाव देख लीजिए, चाहे देश का चुनाव देख लीजिए, चाहे राज्य का चुनाव देख लीजिए,
जो प्लान बीजेपी करती है उस प्लान में उसे सफलता 100% मिलती ही मिलती है। और बदलाव करके सफलता लेना यह बीजेपी की कुंजी है, की है, ये सक्सेस का उसका रास्ता है। चाहे आप गुजरात में देख लीजिए, चुनाव के 1 साल पहले पूरी की पूरी सरकार बदल दी बीजेपी ने, और तब भी ऐतिहासिक जीत हासिल की बीजेपी ने वहां पर। आप देख लीजिए कर्नाटका में भले ही कांग्रेस जीती हो, लेकिन कांग्रेस बीजेपी के वोट बैंक से नहीं जीती है। बीजेपी जो जेडीएस का वोट बैंक खिसका है उसकी वजह से कांग्रेस वहां जीत की और बीजेपी की हार हुई। वोट ऑफ परसेंटेज देखिए बीजेपी का बढ़ा ही है। लिहाजा बीजेपी का जनाधार मजबूत है, यह नीतीश कुमार जानते हैं। नीतीश कुमार यह जानते हैं कि ममता बनर्जी भी जो है और राहुल गांधी को कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगी। कुछ हमारे दर्शक लगातार कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ही प्रधानमंत्री के दावेदार होंगे, हो सकता है ये उनका विश्लेषण हो, लेकिन सवाल ये कि नीतीश कुमार के अगर नाम पे अगर एक मत्ता है, सारे पार्टियां 22 पार्टियां चाहती हैं कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के बने, तो फिर उम्मीदवार के नाम घोषणा करने में दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि कांग्रेस का अगर साथ इनको नहीं मिला तो राष्ट्रीय स्तर पर इनकी कोई पहचान नहीं होगी, और इसी पहचान का फायदा कांग्रेस उठा रही है और नीतीश को उसने दरकिनार कर दिया। और इसमें उसके सहयोगी बने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव। लालू प्रसाद यादव राजनीति के माहिर खिलाड़ी है, वो जानते हैं कि कब किसको कहाँ ट्विस्ट करना है, किसको कहाँ स्विच ऑन करना है और स्विच ऑफ भी करना है। यह लालू यादव बहुत अच्छी तरह जानते हैं। आपको अगर ध्यान हो तो इसके पहले जब भी नीतीश कुमार दिल्ली जाते थे या कहीं भी राज्य के बाहर जाते थे तो या तो उनके साथ तेजस्वी यादव होते थे या लालू प्रसाद यादव होते थे। लेकिन अब देखिए आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव अकेले जाते हैं। उनकी पार्टी आरजेडी जो है अकेले मीटिंग करती है, बैठकें करती हैं, आपस में बातें करती हैं। आपस में क्यों नहीं एकजुट होकर मीटिंग कर रहे हैं? उसकी वजह यह है कि उनके अंदर बिखराव है, विधायकों में एक मत नहीं है पार्टियों को लेकर। इस गठबंधन से अंदरूनी लड़ाई चल रही है, अंदरूनी विधायक असंतुष्ट हैं, वो नहीं चाह रहे हैं कि किसी भी तरह का कोई गठबंधन हो। और इस गठबंधन, चूंकि उनको पता है कि उनका जनाधार जो है वो एक दूसरे के सहमति के आधार पर चल रहा है। जेडीयू के सांसदों को, विधायकों को यह पता है कि उनकी जीत के पीछे बीजेपी का बहुत बड़ा हाथ है, बीजेपी का एक इमेज है, बीजेपी सरकार की एक छवि है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि है, जिसका फायदा उन्हें चुनावी मंच में मिलता है, चुनावी मैदान में मिलता है और वोट बैंक को अपनी ओर आकर्षित करने में मिलता है। वो आकर्षण जो है उनसे छिन गया है। अब वो विरोध करेंगे, अगर बीजेपी का विरोध करेंगे, नरेंद्र मोदी का विरोध करेंगे, प्रधानमंत्री का विरोध करेंगे, देश का विरोध करेंगे, तो जनता उन्हें उस तरह से वोट नहीं देगी। जो इनका वोट बैंक है उसमें सेंध पड़ जाएगी, और लिहाजा जब उसमें सेंध पड़ जाएगी तो फिर ये कैसे जीत पाएंगे, यह देखने वाली बात होगी। अब जरा और विश्लेषण करते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर जब नीतीश कुमार के पास यह कोई विकल्प नहीं है तो नीतीश आखिर क्यों कहते हैं कि भाई उनके अंदर जो है वो जीतने की ताकत, जीतने की मद्दा है। इसकी वजह यह है कि वो बार बार ये कहते हैं कि वो अटल बिहारी वाजपेयी का नाम इसलिए बार बार लेते हैं कि उनको यह अंदाजा है कि एनडीए में कुछ घटक दल ऐसे हैं जो भले ही शामिल हैं लेकिन वो इस गठबंधन से नाराज हैं, और यह नाराजगी जो है वो उनको फायदा पहुंचा सकती है। अगर वो चुनाव जीतते हैं तो कुछ घटक दल जो है टूट के महागठबंधन में आ सकते हैं। वो सिर्फ इनका कयास है। उनका कयास यह है कि जो वोटर जो नाराज हैं बीजेपी से, वो हो सकता है कि जेडीयू को वोट डाल दें और उनकी सीट जो है वो जिताऊ हो जाए। यह उनका सिर्फ कयास, एक अनुमान है। लेकिन उनको यह समझ में आना चाहिए कि उनके धूर विरोधी पीके यानी प्रशांत किशोर लगातार जेडीयू का बैंड बजा रहे हैं। वो बिहार में रैली कर रहे हैं और पिछले 8-10 महीने से लगातार वो घूम रहे हैं और घूम के खुद एनालाइज कर रहे हैं वो कि आखिर जेडीयू की पकड़ कितनी है। और उन्होंने साफ कह दिया है कि बीजेपी से इतर जेडीयू की चुनाव लड़ना जेडीयू अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने के जैसा है। यह उनका आकलन है, यह उनका जनाधार का अपना कैलकुलेशन है जिसके आधार पर वो कह रहे हैं। ऐसे में नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं यह फीडबैक जरूर मिला हुआ है कि बीजेपी से इतर चुनाव लड़ना उनके लिए करारी हार साबित हो सकता है। अब जरा इसका इंपैक्ट सोचिए क्या होगा अगर नीतीश कुमार हारते हैं, उन 16 लोकसभा सीटों को नहीं बचा पाते हैं जिसके लिए वो दमखम लगा रहे हैं, तो इनकी स्थिति क्या होगी? इनकी स्थिति यह होगी कि आरजेडी इनके ऊपर हावी हो जाएगा। इनको 2025 के पहले मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। तेजस्वी यादव जो है वो मुख्यमंत्री बनेंगे, जेडीयू के विधायक टूट के आरजेडी में मिल जाएंगे, और फिर नीतीश का स्तर क्या हो जाएगा आप समझिए। राष्ट्रीय स्तर पे उनकी पार्टी शून्य हो जाएगी, राष्ट्रीय स्तर का नेतृत्व तो नहीं कर पाएंगे वो। और अगर बीजेपी अगले 5 साल के लिए जीत के आती है तो नीतीश कुमार विपक्ष में बैठ नहीं पाएंगे, क्योंकि लोकसभा के चुनाव वो लड़ते नहीं है। जब वो लोकसभा के चुनाव लड़ेंगे नहीं, जब वो सांसद नहीं बनेंगे तो लोकसभा में जाएंगे कैसे? और जब नहीं जाएंगे और उनका संख्या बल कम होगी, फिर वो राजनीति किस तरह की राजनीति करेंगे? आप खुद सोचिए, आप खुद आकलन कीजिए।
इसके इतर अगर मान लीजिए कि अगर आज जिस तरह से लालू यादव ने अपने बेटे को आगे किया है, और अगर मान लीजिए खुदा ना खास्ते अगर विपक्ष की संख्या ठीक ठाक आ जाती है, कोऑर्डिनेशन कमेटी में ठीक ठाक संख्या आ जाती है, तो तेजस्वी यादव जो है राष्ट्रीय राजनीति में एक अहम रोल निभाएंगे। और जब तेजस्वी यादव एक अहम रोल निभाएंगे तो फिर नीतीश कुमार की वहाँ विसात क्या हो जाएगी, फिर नीतीश कुमार को कौन पूछेगा, कौन समझेगा कि नीतीश कुमार क्या है। इन सब समीकरणों को ध्यान में रखते हुए नीतीश कुमार को यह समझ में आ गया है कि अभी उनका समय जो है वो बहुत मजबूत नहीं है, लिहाजा एनडीए से नाता तोड़ना उनके लिए बहुत फायदेमंद साबित नहीं होगा। मुमकिन है एक और संभावना, एक और समीकरण जो मेरे समझ में आ रहा है, वो समीकरण यह है कि नीतीश कुमार यह जानते थे, हो सकता है कि यह इनकी मिलीजुली संभावना हो कि एनडीए की सरकार से हटना, विपक्ष को एकजुट करना, विपक्ष की अंदरूनी खबर के बारे में जानना, और फिर चुनाव के समय कोई बड़ा समीकरण, कोई बड़ा गेम कर देना, जिसके बाद से विपक्ष जो है ऑटोमेटिक बिखर जाएगा। यही हाल 2019 में भी हुआ था। गठबंधन तो एक हुआ था, महागठबंधन हुआ था, सारी पार्टियां एक मंच पे, मायावती से लेकर अखिलेश यादव सारे पार्टियां एक मंच पे आई थी, सोनिया गांधी भी थी, तमाम नेताओं ने हाथ उठाकर अपने आप को एकजुटता की कोशिश की, लेकिन नतीजा क्या निकला? जब सीट बंटवारे की बात आई, जब वोट कंसोलिडेशन की बात आई, तब सारे पार्टियों में बिखराव हो गया, और यह बिखराव जो है वो बीजेपी के लिए वरदान साबित हो गया। 2014 से भी ज़्यादा बम्पर जीत 2019 में हुई, और कमोबेश उसी राह पर जो है वो इस बार भी महागठबंधन जा रहा है। क्योंकि आप देखिए कि जिस वामपंथी ये सोच रहे हैं कि जिन 9 सीटों पर वो दावा कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई कि हमारे विधायक ऑलरेडी उन्होंने परफॉर्मेंस अच्छा किया है, और सीवान से लेकर तमाम जगहों पर कह रहे हैं कि हमारी पकड़ है, इसलिए हम 9 सीट पर चुनाव लड़ेंगे, और वो दोनों 9 सीट जो जिता हुए हैं उनका जनाधार मजबूत है, ये उनका दावा है। और जब वो इस तरह का दावा कर रहे हों तो फिर सीट फार्मूला को लेकर कैसे बात बनेगी? और जब सीट फार्मूले को लेकर बात नहीं बनेगी तो काहे का गठबंधन, काहे का मत, काहे का मनभेद, काहे का मंजूरा और काहे का बिखराव? ये तो यही क्लियर हो जा रहा है। यह जनता को समझ में आना चाहिए कि यह मजबूत गठबंधन कहने के लिए है, दावा करने के लिए है। आप देखिए कि जो भी गठबंधन के नेता है वो आपस में मिल नहीं पा रहे हैं, बात नहीं कर पा रहे हैं, कोऑर्डिनेशन कमेटी बन गई, कमेटी खेला जा रहा है। इस कमेटी में ये तय नहीं हो पा रहा है कि सीट फार्मूले को लेकर बात क्या होगी। अभी यही विपक्ष इसी में उलझा है कि इंडिया बनाम भारत किसको लेकर वो स्टैंड अपना क्लियर करें। और मैं आपको यहाँ भी ये भी बता दूं कि जिस तरह से बीजेपी ने पासा फेंका है, उस पासे में विपक्ष जो है वो चारों खाने चित हो गई है। भारत के नाम पर अब उनका जो तेवर है वो नॉर्मल हो रहा है। वो लोग कह रहे हैं संविधान में भारत भी मौजूद है, हमें तो भारत कहने में कोई ऐतराज नहीं है, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे कांग्रेस के प्रवक्ता हों। लिहाजा उनको ये समझ में आ गया है कि यह INDI का नाम रखना और यह खेल करना उनके लिए बड़ा भारी पड़ेगा, बड़ा महंगा साबित होगा। इस लिहाज से वो लगातार इस गेम को चेंज कर रहे हैं, अपने स्टैंड को चेंज कर रहे हैं, क्योंकि उनका अपना इंटरनल सर्वे ये कह रहा है कि यह विरोध जो है उनके वोट बैंक में सीधा सेंध डालने वाला है, जनता के ऊपर इसका प्रतिकूल असर पड़ रहा है। क्योंकि आप देखिए कि आप और हम, चाहे वो हिंदुस्तान का कोई भी नागरिक हो, ये कहता है भारत माता की जय, वो इंडिया की जय नहीं कहता है। आपके संविधान में इंडिया दैट इज भारत कहा गया है, वह एक संविधान में लिखा हुआ आलेख है कि आप दोनों नाम को इस्तेमाल करने के लिए फ्री हैं, आप दोनों नाम का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जहां संवेदना की बात आएगी, जहां वोट बैंक की बात आएगी, जहां देशभक्ति की बात आएगी, वहां तो भारत की ही जीत होगी। वहां तो जो भारत को पहल करेगा उसी की जीत होगी। और इसकी पहल बीजेपी ने कर दी है, नरेंद्र मोदी ने कर दिया है, प्रेसिडेंट ऑफ भारत, प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत, भारत मंडपम। तो यह एक वैश्विक स्तर पे भी बड़ा मैसेज दिया है। आप देखिए राहुल गांधी भी बाहर जाते हैं, लगातार वो भारत पर अटैक कर रहे हैं, चीन का समर्थन कर रहे हैं, जो बात नीतीश को नागवार गुजर रही है। और आपको मैं यह भी बता दूं कि मैंने आपको बताया था कि बेंगलुरु में जो INDI नाम रखा गया था विपक्ष का, उसको लेकर नीतीश कुमार खुश नहीं थे। नीतीश कुमार चाहते थे कि वैसा नाम रखा जाए जिसमें भारत जैसा शब्द कोई आए, लेकिन इनकी बात को दरकिनार कर दिया गया, नीतीश की बात को नज़रअंदाज कर दिया गया। क्यों नज़रअंदाज किया गया ये तो विपक्ष ही समझे, क्योंकि विपक्ष नीतीश के बढ़ने को और सपोर्ट नहीं कर सकता था। वो जान रहा था कि नीतीश कुमार हर जगह लीड ले रहे हैं, गठबंधन को, सारे पार्टियों को एकजुट कर लिया, यह एक बहुत बड़ी बात थी। अब उनको दरकिनार करने की कोशिश लगातार जो है विपक्ष कर रहा है, और विपक्ष मतलब कांग्रेस कर रही है। इस बात को नीतीश कुमार भली भांति जानते हैं, और यही बड़ी वजह है कि नीतीश कुमार ने वहाँ से अपना रुख बदलना शुरू कर दिया। आपने देखा होगा कि बेंगलुरु की बैठक में वो शामिल नहीं हुए, कह दिया कि जो है विमान की तय सीमा के अनुसार उड़ान भरना है, इसलिए वो वहाँ से जाना चाहे, जबकि वो चार्टर्ड प्लेन से गए थे।
उन्होंने अपनी नाराज़गी वहीं जाहिर कर दी थी। आप उनके बयान देखिए, उनका बॉडी लैंग्वेज देखिए। अभी जब वो रात्रि भोज में शामिल होने के बाद से जब गए हैं तो उन्होंने कहा कि सब ठीक है, अच्छा था रात्रि भोज, सब बढ़िया था। यह बयान अपने आप में भी बहुत मायने रखता है। नीतीश बोलते कम हैं लेकिन उसके मायने बहुत होते हैं। नीतीश बोलते कुछ और है, सोचते कुछ और है, और नीतीश के मन में चलता कुछ और है। लेकिन आप इन तस्वीरों को जो आप देखेंगे तो आप इनका बॉडी लैंग्वेज समझ पाएंगे कि नीतीश क्या कहना चाह रहे हैं। इसके इतर आप जरा लगातार गणना कीजिए, आप जरा लगातार सोचिए कि जिस तरह से राहुल गांधी जाकर विदेशों में देश के ऊपर हमला कर रहे हैं और इसी देश की दुहाई देकर नीतीश कुमार बिहार में अपनी मजबूत स्थिति बनाए हुए हैं, वो विकास की बात करते हैं। उस पैमाने पर वो बीजेपी को काट नहीं सकते हैं। बिहार में विकास का आधार का मतलब ये है कि जो एनडीए का विकास है वो बीजेपी कर रही है। लिहाजा इस विकास की बात को नीतीश कुमार दरकिनार नहीं कर पा रहे हैं। उनकी प्लानिंग में ऐसा कोई प्लान सेट नहीं कर पा रहे जिससे ये साबित हो जाए कि यह जो फॉर्मूला है वो इनके काम आ सकता है। इसीलिए वो बूथ लेवल पर लगातार मेगा मंथन कर रहे हैं, बैठक कर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी का जनाधार कैसा है। क्योंकि आपको मैं बता दूं, जो हमारे पास अंदरूनी खबर ये है, जो हमको जानकारी है, वो जानकारी ये है कि बीजेपी डोर टू डोर कैंपेन कर रही है। और ये आज से नहीं कर रही है, पिछले 4-5 महीने से लगातार वो डोर टू डोर कैंपेन कर रही है। हर विधानसभा क्षेत्र में जा रही है, लोगों के घर में जा रही है, उनसे बात कर रही है। संगठन के स्तर पर बीजेपी बहुत मजबूत हो गई है, कार्यकर्ताओं के स्तर पर बीजेपी बहुत मजबूत हो गई। और इस मजबूती की वजह यह है कि उनके मुखिया यानी नरेंद्र मोदी की छवि न सिर्फ भारत में, पूरे विश्व में एक बहुत अच्छी छवि है, जिसको लेकर वो जनता के बीच जा रहे हैं, उस छवि को भुना रहे हैं। दरअसल होता क्या है कि जब आप किसी भी चीज़ की बुराई करते हैं, किसी भी अपने ही देश की बुराई करते हैं, तो लोगों के मन में यह छवि जाता है कि जब आप बाहर विदेशों में जाकर देश की बुराई कर रहे हैं, इसकी वजह क्या है? आप देश में तो कर ही रहे हैं, विदेशों में भी इमेज खराब कर रहे हैं देश का। यह बहुत बड़ा मैसेज जा रहा है लोगों के मन में। कांग्रेस को पता नहीं कौन सलाह देता है, ये वही समझे कि उनके रणनीतिकार कैसे हैं। लेकिन इतना तो तय है कि अगर आप जिस देश में रह रहे हैं, अगर आप वहीं की बुराई करेंगे तो लोग यह मानते हैं कि आप उस देश के प्रति निष्ठावान नहीं हैं, आप ईमानदार नहीं हैं, आपके अंदर देश की सेवा की भावना नहीं है। और यही बात जो है वो लोगों के मन में खटक रही है और आगे जाके यह लोगों के लिए बड़ा खतरनाक साबित होगा। अच्छा, कांग्रेस ये सोच रही है कि जिस तरह से क्षेत्रीय दल का वोट बैंक कम हुआ कर्नाटक में, वैसे ही हम दूसरे क्षेत्रीय दलों का वोट बैंक कम करके वहाँ अपना मार्जिनल सीट बढ़ा लेंगे। क्योंकि लोकसभा सीट में बिहार से कांग्रेस का कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, एक भी सांसद नहीं है। लिहाजा वो अपना खाता खोलने के चक्कर में वो नीतीश को लगातार दरकिनार कर रही है। और नीतीश इस बात को अच्छी तरह जानते हैं। नीतीश कभी भी कांग्रेस के समर्थन में नहीं रहे, क्योंकि दोनों की विचारधारा अलग है, दोनों की मानसिकता अलग है, दोनों की सोच अलग है, दोनों का काम करने का पैटर्न अलग है। इसी बिखराव को लेकर वो अटल बिहारी वाजपेयी के साथ मिले थे। केंद्र में उन्होंने राजनीति की, मंत्री रेल मंत्री रहे, कृषि मंत्री रहे। और परफॉर्मेंस के लिहाज से नीतीश का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा रहा है। नीतीश एक सुबुद्धि वाले, सुशासन वाले नेता माने जाते हैं, नैतिकता वाले नेता माने जाते हैं। इसी तरह जब उनके कार्यकाल में जब रेल एक्सीडेंट हुआ था तो उन्होंने इमीडिएट पद से इस्तीफा दे दिया था। और इस्तीफा देने के बाद उनके पूरे देश में एक बड़ा मैसेज ये गया था कि नीतीश की छवि बहुत अच्छी है। और इसी का फायदा उन्हें बिहार में मिला था। और उन्होंने आरजेडी को दरकिनार कर, आरजेडी से लड़ाई कर बीजेपी में अपनी सत्ता वापसी की थी। सत्ता वापसी का मतलब ये होता है कि बीजेपी और दोनों मिलकर मजबूत गठबंधन के साथ उन्होंने सरकार बनाई थी। यह आरजेडी के खिलाफ ही उनका बिगुल बजाना था, जिसकी कमान उनको बिहार का कमान उनके हाथ में मिला। तो नीतीश जब ऐसे गठबंधन के साथ रहेंगे तो असहज तो महसूस करेंगे। और यह असहजता नीतीश के बॉडी लैंग्वेज पे दिख रहा है, उनके चेहरे पे दिख रहा है, वो कंफर्टेबल नहीं है। और जब वो कंफर्टेबल नहीं है तो लिहाजा वो कोई ना कोई बड़ा निर्णय लेंगे। और राजनीति में बड़ा निर्णय जो है वो एक दिन में नहीं लिया जाता है। राजनीति में लिया गया निर्णय किसी भी पल, किसी भी समय टाइमिंग के हिसाब से सेट करता है। चुनाव का माहौल है, लोकसभा चुनाव की तैयारियां हो रही हैं, हो सकता है कि 2 महीने बाद नीतीश कोई बड़ा निर्णय ले ले, हो सकता है चुनाव के ऐन वक्त कोई बड़ा निर्णय ले ले। और जब वो निर्णय बड़ा लेंगे तो आप समझिए उस समय सियासी भूचाल किस तरह का होगा। उस समय जितने राजनीतिक पोल पंडित हैं, सबका ज्ञान जो है वो धरा का धरा रह जाएगा। हालांकि मैं आपको बता दूं कि राजनीतिक विशेषज्ञ लगातार नीतीश कुमार पर नज़र बनाए हुए हैं। उनका भी आकलन है कि नीतीश कुमार पलटू राम है और किसी भी वक्त वो पलट सकते हैं। किसी भी वक्त जो है वो पासा बदल सकते हैं। लेकिन पासा बदलने के लिए भी कोई मुख्य कारण होना चाहिए, कोई आधार होना चाहिए ताकि जनता के बीच एक अच्छा इमेज जाए। और इसी इमेज और इसी के इंतजार में नीतीश कुमार वेट कर रहे हैं कि INDI कोई बड़ा ब्लंडर करे, सीट शेयरिंग को लेकर कोई बड़ा अपना स्टैंड ले ले। इसके बाद से उनके लिए अलग होने का रास्ता क्लियर हो जाएगा। क्योंकि आप सोचिए कि अलग होने के लिए कोई ना कोई बहाना चाहिए। और उस बहाने के इंतजार में नीतीश लगातार बैठक कर रहे हैं,
कोऑर्डिनेशन कमेटी में उनको शामिल ना करना, संयोजक ना बनाना, ये 2 बड़े बहाने उनको मिल गए हैं। तीसरा बहाना ये मिल गया है कि ममता बनर्जी जो है वो कांग्रेस से नाराज चल रही है, ममता बनर्जी मुखर है, ये सब कोई जानता है। चौथा बहाना, आम आदमी पार्टी जिसको नीतीश कुमार ने एकजुट किया विपक्ष में, वो लगातार कांग्रेस के खिलाफ बयान दे रही है, चाहे वो दिल्ली हो, पंजाब हो, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो। अगर इन सब की हम बात करें तो नीतीश कुमार उस पल का वेट कर रहे हैं, कि वो उस पल का इंतजार कर रहे हैं कि जिस समय वो पल आएगा उसी समय नीतीश कुमार एक बड़ा निर्णय लेंगे और वो निर्णय सियासी भूचाल मचा देगा। वो राजनीतिक इतिहास में एक बड़ा निर्णय होगा और खासकर लोकसभा चुनाव में वो निर्णय जो है वो पासा बदल देगा, चुनाव की राजनीति के करवट दाएं से बाएं, बाएं से दायां या स्ट्रेट कर देगा। ये नीतीश की चाल है, क्योंकि नीतीश को मैं बहुत गंभीरता से वॉच करता हूँ। उनके कई सारे करीबी लोग मेरे जानकार हैं, कई सारे हमारे सूत्र वहाँ हैं, तो मैं उसके आधार पर कह रहा हूँ कि नीतीश कोई बड़ा निर्णय लेने वाले हैं। और ये निर्णय कब लेंगे यह आपको इसका तय सीमा जो है वो महीना 2 महीना कभी भी आ सकता है, हो सकता है 4 दिन बाद भी कोई बड़ा निर्णय आ जाए, हो सकता है जो 14 तारीख कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग है उसके बाद कोई बड़ा निर्णय हो जाए। और यह निर्णय बहुत चौंकाने वाला होगा, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ कि राजनीति में बॉडी लैंग्वेज, तस्वीरें बहुत मायने रखती हैं। और जब आप इन तस्वीरों को देखेंगे तो खुद आपको आकलन आप करेंगे कि नहीं, जो मैं एनालाइज कर रहा हूँ, जो मैं आपको बता रहा हूँ वो कहाँ तक सत्य है। क्योंकि नीतीश की छवि सुशासन की तरह है। आप देखिए बिहार में लगातार गुंडागर्दी बढ़ रही है, अपराधीकरण हो गया, शिक्षा का स्तर जो है वो लगातार नीचे गिर रहा है। के पाठक जो उनके सचिव जो वहाँ बने वो लगातार वो मंत्री से विवाद हो रहा है, वो मंत्री आरजेडी के हैं। तो कहीं ना कहीं बिखराव की शुरुआत तो हो गई है। अब वो जिस दिन उस सीमा को लांघ देंगे वो लोग, उस दिन जो है वहाँ टूट हो जाएगी। और टूट होने के बाद जो बिखराव तय है कि इसके बाद से जो है वो बीजेपी जो है वो अपना गेम कर देगी वहाँ। और बीजेपी लगातार फील्डिंग कर रही है। जिस सीमांचल को नाम दिया गया, यानी दरभंगा समस्ती जो लाइन है, जो ये एरिया है, वहाँ लगातार बीजेपी हमलावर है, लगातार बीजेपी घुसपैठ किए हुए है, लगातार बड़े बड़े रैलियाँ वहाँ हो रही हैं। तो इन रैलियों कुछ तो मायने हैं। इन रैलियों ने नीतीश कुमार को घबरा दिया, उनको समझ में नहीं आ रहा कि करे तो क्या करे। उनके लिए बड़ा एक वो चिंता का विषय है कि अगर बीजेपी वहाँ सेंधमारी में कामयाब हो जाती है तो एक तो लोकसभा में जनाधार उनका जाएगा, और उसके बैक टू बैक 2024 के बाद 2025 में विधानसभा का चुनाव है, तो इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा। और अगर बीजेपी ने जेडीयू को तोड़ दिया, आरजेडी को तोड़ दिया, जैसा महाराष्ट्र में हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि अगली बार जो विधानसभा में चुनाव है वो मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा। इस लिहाज से यह आरजेडी और जेडीयू दोनों के लिए खतरे की घंटी है। दोनों ये समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर इसको करे तो कैसे करें। हम लगातार इस वीडियो को एनालाइज कर रहे हैं, हम लगातार इस खबर में बने हुए हैं। आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी जरूर कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट बहुत मायने रखते हैं। आपके कमेंट के आधार पर हम ये तय करते हैं कि आपको किस तरह की खबरों का आप देखना चाहते हैं। अभी देखिए, जैसे एक दर्शक ने हमें कमेंट किया, तो हमने उनकी बात को कहा कि अगर वो कहते हैं कि नीतीश कुमार पीएम के उम्मीदवार होंगे तो फिर उसकी उम्मीदवारी पहले से ऐलान क्यों नहीं हो रही है। हम आपके कमेंट्स को अपने खबर में जरूर मेंशन करते हैं अगर वो जस्टिफाइड होता है तो। इसीलिए मैं लगातार आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप हमारे वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, मैं अपने सब्सक्राइबर का एक बार फिर से हाथ जोड़ के धन्यवाद करता हूं कि वो लगातार मेरे वीडियो को देख रहे हैं, अपना प्यार दे रहे हैं। लगातार सब्सक्राइबर की संख्या बढ़ रही है, 1 लाख से ज़्यादा व्यूज़ हो चुके हैं हमारे वीडियोज़ के। सो आप अपना प्यार ऐसे ही हमारे ऊपर लुटाते रहिए। और मेरा वादा है कि राजनीति की हर खबर, हर एनालिसिस आपको यहाँ से बेहतर नहीं मिल सकती है। पिछले 22 साल से मैं राजनीतिक खबरों के अंदर हूँ, उनको कवर करता हूँ, उनको समझता हूँ, उनके बारे में एनालाइज करता हूँ। लिहाजा आप हमारी खबरों पे आंख बंद करके विश्वास कर सकते हैं। आप पूरा वीडियो देखिए, आप 2 मिनट 3 मिनट मत देखिए। मेरा वीडियो जितने देर का रिकॉर्ड हो रहा है, आप पूरा वीडियो देखिए। आप जब पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको एक से एक उसमें खबरें मिलेंगी, आपको तर्कसंगत बातें मिलेंगी, आपके मन की बात मिलेगी, आपके दिल की बात मिलेगी, आपकी सोच इसमें लगेगी। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप हमारे वीडियो को लगातार देखिए, समझिए, इसको एनालाइज खुद भी कीजिए और अपनी सलाह भी दीजिए, क्योंकि आपके सलाह, आपका विश्लेषण भी बहुत मायने रखता है। क्योंकि आप जनता हैं, आप भी हमारी तरह पॉलिटिकल न्यूज़ में इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि आपका मत पार्टी को जिताता है, देश में सरकार बनाता है, राजनीति का खेल करता है। इसलिए आपका इस मुहिम में शामिल होना बेहद ज़रूरी है। आप हमारे चैनल को जितना ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे, लोगों तक पहुंचाएंगे, या वीडियो उतना ही पॉपुलर होगा। या आपका चैनल है, या आपकी आवाज़ है, या आपके प्यार का एक प्लेटफॉर्म है। आप इस पर अपना प्यार उलेड़ते रहिए, आप अपना विश्वास दृढ़ करते रहिए। ये हमारी आपसे रिक्वेस्ट है। अच्छा, चलते चलते मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी जरूर कीजिए। नमस्कार।